ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं फ़ाइल हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस को, जिसमें हम देखेंगे कि फ़ाइल हैंडलिंग क्या होती है, हमें फ़ाइल हैंडलिंग को यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और हम फ़ाइल हैंडलिंग को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि हम फ़ाइल के अंदर कंटेंट को किस तरह से राइट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज़ से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हमें फ़ाइल हैंडलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। लाइफ ऑफ डेटा। अब जब हम कोई भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाते हैं, तो अगर हमें डेटा को मैनेज करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स बनाते हैं। अब जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं उनमें हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं ताकि हम बाद में उस डेटा को यूज़ कर सकें। तो जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं और प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो रैम के अंदर आता है, उसे कुछ मेमोरी मिलती है रैम के अंदर, और हमारे प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें भी क्या होता है, मेमोरी मिलती है। तो जब हमारे वेरिएबल को मेमोरी मिलती है तो क्या होता है कि उस वेरिएबल को बाद में हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो रैम के अंदर आ चुका है, क्योंकि प्रोग्राम रैम के अंदर आ चुका है। जब हम प्रोग्राम को यूज़ कर लेते हैं, मतलब हमने रन किया कंसोल पे, हमने कोई आउटपुट वगैरह देखी और कंसोल को हमने क्लोज़ कर दिया, तो क्या होता है कि प्रोग्राम को जो मेमोरी मिली थी रैम के अंदर, वो मेमोरी रिलीज़ हो जाती है, रैम से प्रोग्राम एग्ज़िट हो जाता है। तो उसके बाद वो जो हमारा डेटा था वो भी लॉस हो जाता है, क्योंकि प्रोग्राम रैम से हट चुका है, एग्ज़िट हो चुका है, तो वो डेटा भी हमारा लॉस हो जाता है, क्योंकि हमने वेरिएबल के अंदर वो डेटा स्टोर किया था, और वेरिएबल क्योंकि रैम के अंदर था और प्रोग्राम की मेमोरी इरेज़ हुई, तो वेरिएबल को जो डेटा मिला था, जो मेमोरी मिली थी, वो भी इरेज़ हो गई। तो इस तरह क्या होता है कि जो हमारा डेटा होता है वो लॉस हो जाता है, उसे हम बाद में यूज़ नहीं कर पाते। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम देख रहे थे, स्टूडेंट से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखते आए हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो जैसे ही हम स्टूडेंट का डेटा एंटर कर लेते थे और उसके बाद कंसोल पे उसकी आउटपुट भी देख लेते थे, तो बाद में अगर जब भी हम उस प्रोग्राम को ओपन करते थे तो हमें दोबारा डेटा एंटर करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो डेटा हम वेरिएबल्स के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर रहे थे और वो रैम के अंदर जा रहा था, और जैसे ही हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता था तो डेटा रैम से क्लोज हो जाता था, इरेज हो जाता था। तो अगर हम चाहते हैं कि हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर लें और बाद में उसे यूज़ भी कर पाएँ, क्योंकि अगर हम रियल लाइफ में देखें तो जब स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनते हैं तो एक यूज़र आता है, एक स्टूडेंट आता है, वो रजिस्टर करता है अपने आप को, तो उसमें क्या होता है कि उसका डेटा रहता है, परसिस्टेंट रहता है, कल को वो डेटा देखा भी जा सकता है, उसे एडिट भी किया जा सकता है और उसे डिलीट भी किया जा सकता है। ऐसे ही अगर आप देखो तो हम बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं और उसमें हम कुछ भी डिपॉज़िट करते हैं, तो कल को वो अमाउंट रहती है, वो इरेज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो परमानेंटली स्टोर की गई है डेटाबेस के अंदर। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, फ़ाइल के अंदर परमानेंटली डेटा को स्टोर कराएँगे। तब वो डेटा जो है ना वो परसिस्टेंट होगा और उसे हम बाद में यूज़ भी कर पाएँगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ़ाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। फ़ाइल हैंडलिंग की मदद से हम क्या करते हैं, फ़ाइल के अंदर डेटा रखाते हैं और बाद में वही डेटा हम फ़ाइल से लाके अपने प्रोग्राम में भी शो करा सकते हैं। ये सारा प्रोसेस किस तरह से होता है इसे हम देख लेते हैं। तो आप समझ लें कि ये हमारा प्रोग्राम है और ये रैम के अंदर आ चुका है। अगर एक सिंपल वेरिएबल में हम डेटा रखाएंगे तो वो डेटा बाद में इरेज़ हो सकता है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है इसे रैम के अंदर मेमोरी मिली है। जैसे ही प्रोग्राम कंप्लीट होगा तो ये जो मेमोरी है ये रिलीज़ हो जाएगी, प्रोग्राम जो है वो रैम से चला जाएगा। तो ये जो डेटा था वेरिएबल के अंदर, ज़ाहिर सी बात है वेरिएबल भी इरेज़ हो जाएंगे जब पूरा प्रोग्राम इरेज़ हो जाएगा, तो डेटा जो है वो लॉस हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, फ़ाइल हैंडलिंग का यूज़ करेंगे।
फाइल हैंडलिंग को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हमारा प्रोग्राम रैम के अंदर आएगा, हम जो भी डेटा यूज़र से लेंगे या फिर हम हार्ड कोडेड भी कोई डेटा रखा सकते हैं, तो वो डेटा हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल के अंदर रखा देंगे। प्रोग्राम क्लोज़ होने से पहले वो डेटा हम फ़ाइल के अंदर रखा देंगे। एक परमानेंट स्टोरेज के अंदर रखा देंगे, जो कि हमारी हार्ड डिस्क होती है, जो हमारी रोम होती है, उसके अंदर हम डेटा को रखाएँगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो हार्ड डिस्क है या फिर जो रोम है, उसमें से हम फ़ाइल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। तो ये फ़ाइल आ जाएगी हमारे प्रोग्राम के अंदर। जब ये फ़ाइल हमारे प्रोग्राम के अंदर आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, जो भी डेटा हमने स्टोर कराना है वो डेटा हम भेजेंगे इस फ़ाइल के अंदर। और कल को अगर हमें उसी डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करेंगे, दोबारा फ़ाइल को ओपन करेंगे, हार्ड डिस्क से प्रोग्राम के अंदर लेके आएँगे और वो डेटा हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम में ले आएँगे और उसे यूज़ करेंगे। जब हम डेटा फ़ाइल के अंदर रखा रहे होते हैं तो इसे हम कहते हैं आउटपुट स्ट्रीम, क्योंकि हमने क्या किया, जो डेटा था उसे फ़ाइल के अंदर राइट किया, आउटपुट किया। और जब हम वही डेटा अपने प्रोग्राम के अंदर लेके आएँगे तो हम कहेंगे कि हमने डेटा को रीड किया, या फिर हम इसे इनपुट स्ट्रीम भी कह सकते हैं। इसे स्ट्रीम क्यों कहते हैं? क्योंकि अब आप देखो कि ये जो डेटा है वो यहाँ से आ रहा है फ़ाइल के अंदर। तो स्ट्रीम स्ट्रीम होता है बहाव, किसी चीज़ का बहाव। अब ये डेटा का बहाव है जो कि प्रोग्राम से फ़ाइल के अंदर आ रहा है, और यहाँ पे भी ये डेटा का बहाव ही है जो कि फ़ाइल से प्रोग्राम के अंदर आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे इनपुट स्ट्रीम। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, देख लेते हैं स्ट्रीम से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्लासेस होती हैं जिनका हम यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमें फ़ाइल हैंडलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फ़ाइल हैंडलिंग की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम अपना जो डेटा है उसे परमानेंटली स्टोर कराना चाहते हैं, क्योंकि वेरिएबल के अंदर जो डेटा है वो परमानेंट नहीं है। जैसे ही प्रोग्राम आएगा रैम के अंदर तो डेटा जो है ना वो मिलेगा हमारे वेरिएबल्स वगैरह को, और बाद में जैसे ही प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो ये मेमोरी रिलीज़ हो जाएगी, तो वो डेटा भी लॉस हो जाएगा। सी प्लस प्लस स्ट्रीम क्लासेस, हमारे पास कुछ स्ट्रीम क्लासेस हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक हेडर फाइल यूज़ करते हैं आईओस्ट्रीम, तो वो होती है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए। तो ये आउटपुट स्ट्रीम क्लास है, ये इनपुट स्ट्रीम क्लास है। इन क्लासेस का हम ऑलरेडी यूज़ करते आ रहे हैं। ये क्लासेस हमने नहीं बनाई, ये ऑलरेडी बनी हुई है। तो हम क्या करते हैं, आईओस्ट्रीम क्लास का यूज़ कर लेते हैं, जिसके अंदर हमें सी इन और सी आउट वगैरह जो ऑब्जेक्ट हैं वो मिलते हैं और उन्हें हम यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह फाइल हैंडलिंग के लिए भी हमारे पास कुछ क्लासेस हैं। एक हमारे पास क्लास है ऑफ स्ट्रीम, एक हमारे पास क्लास है इफ स्ट्रीम। ऑफ स्ट्रीम क्लास का हम यूज़ करेंगे जब हम डेटा फाइल के अंदर राइट कराएंगे, यानी कि आउटपुट कराएंगे। और जब हमने फाइल से डेटा अपने प्रोग्राम में लाना होगा तो हम क्या करेंगे, इफ स्ट्रीम क्लास का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने डेटा को इनपुट कराना है और यहाँ पे आउटपुट कराना है। एक और क्लास हमारे पास होती है, वो है एफ स्ट्रीम। ये जो एफ स्ट्रीम क्लास है इसके अंदर ऑफ स्ट्रीम क्लास का भी डेटा होगा और इफ स्ट्रीम क्लास का भी डेटा होगा, क्योंकि ये ऑफ स्ट्रीम और इफ स्ट्रीम को इनहेरिट कर रही है। तो अगर हम इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम की बजाय एफ स्ट्रीम का यूज़ करें तो तब भी हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये जो 3 क्लासेस हैं इनका हम यूज़ करेंगे, ऑफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम। हम चलते हैं डेव सी प्लस प्लस पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली, और हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम फाइल के अंदर डेटा को किस तरह से राइट करा सकते हैं। मैंने यहाँ पे सी प्लस प्लस का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोडिंग करते हैं कि हम फाइल के अंदर डेटा को किस तरह से राइट करा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे हम यहाँ पे
यूज़ करते हैं सी आउट का, सी इन का, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है आईओस्ट्रीम। इसी तरह फाइल हैंडलिंग के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी ताकि हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पे हम हेडर फाइल इंक्लूड कराएंगे एफ स्ट्रीम। और क्योंकि अब हमने क्या करना है, फाइल के अंदर डेटा रखाना है, आउटपुट कराना है या राइट कराना है, तो उसके लिए हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आईओ स्ट्रीम में क्या होता है कि हमें बने बनाए ऑब्जेक्ट मिलते हैं। जैसे ही हम हेडर फाइल इंक्लूड कराएंगे तो हम डायरेक्टली सी आउट ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे फाइल हैंडलिंग में हमें क्या करना पड़ता है, उस ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, ऑफ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि कंसोल पे जब हमने कोई भी चीज़ आउटपुट करानी होती है तो उसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है सी आउट, कंसोल आउटपुट। अब हमने फाइल में करानी है तो इसका मैं नाम रख देता हूँ एफ आउट, यानी कि फाइल में हमने आउटपुट दिखानी है। बट यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब हमने ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, फाइल के अंदर डेटा रखा सकते हैं। बट फाइल के अंदर डेटा रखाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एक फ़ोल्डर है फाइल हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस के नाम से, और उसके अंदर मैंने इस फाइल को रखा हुआ है, सीपीपी फाइल है। मैंने फ़ाइल को एग्जीक्यूट नहीं किया। जब हम फाइल को रन करेंगे तो यहाँ पे एक और फाइल भी बनेगी .exe फाइल। तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास फाइल नहीं है जिसे हम ओपन करें। आप चाहें तो यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं जिसके अंदर हमने डेटा राइट करना होगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्रोग्राम के थ्रू उस फाइल को बनाएं और ओपन करें। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया एफ आउट, और एफ आउट ऑब्जेक्ट की मदद से मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल को ओपन करता हूँ। .open फंक्शन का यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, और इसके अंदर हमने क्या देना होता है, फ़ाइल का नाम देना होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ file.txt। तो अगर हमारे फ़ोल्डर के अंदर जहाँ पे ये प्रोग्राम है एक फ़ाइल है file.txt के नाम से, तो यहाँ पे क्या होगी, वो फ़ाइल ओपन होगी, यानी कि हमारे प्रोग्राम के अंदर आ जाएगी। और अगर नहीं है तो जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे वो फ़ाइल पहले बनेगी फिर ओपन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि फ़ाइल नहीं है हमारे पास तो फ़ाइल बनेगी पहले। तो फ़ाइल जो बनेगी file.txt उसे हमने ओपन कर लिया है इस ऑब्जेक्ट की मदद से। और अब हमने क्या करना है कि उस फाइल के अंदर डेटा राइट करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सी आउट हेलो वर्ल्ड, तो क्या होगा कि कंसोल पे हमें दिखेगा हेलो वर्ल्ड। जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो जो आउटपुट स्क्रीन आती है उस पर हमें दिख जाएगा हेलो वर्ल्ड। बट हमने कंसोल पे डेटा नहीं दिखाना। हमने क्या करना है, इस फाइल के अंदर डेटा को राइट कराना है, जिस फाइल को हमने ओपन किया था इस ऑब्जेक्ट की मदद से। तो हम क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट की मदद से डेटा को राइट कराएंगे। अब यहाँ पे ये जो डेटा है जो कि कंसोल पे आउटपुट होना था, वो कंसोल पे नहीं बल्कि इस फाइल के अंदर होगा। इस फाइल के अंदर राइट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट था और उसी की मदद से हमने फ़ाइल को ओपन किया, और उसी की मदद से हमने अब क्या किया कि डेटा को राइट कराया। तो अब क्या होगा, डेटा राइट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड राइट हो जाएगा इस फाइल के अंदर। जब हमारा काम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को क्लोज़ करेंगे, ठीक है। जो फाइल हमने ओपन की थी उसे हम क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये लिंक हो चुका है इस फाइल के साथ, इसीलिए हमने इस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया तो ये डेटा इस फाइल के अंदर राइट होगा। अब उसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम क्या करेंगे, फाइल को क्लोज़ करेंगे fout.close। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये फाइल क्लोज़ हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो क्या होगा,
यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो .exe फाइल बनेगी जो कि बनती ही है चाहे हम फाइल हैंडलिंग यूज़ करें या ना करें। बट एक और फाइल यहाँ पे क्रिएट होगी जो कि होगी file.txt और उसी फाइल के अंदर ये डेटा राइट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे स्क्रीन को छोटा करता हूँ ताकि हम साइड बाय साइड यहाँ पे देख सकें कि यहाँ पे फाइल क्रिएट हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाता हूँ। तो आपने इस फोल्डर के अंदर देखना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे exe फाइल बनेगी और सेकेंडली यहाँ पे file.txt भी बनेगी। तो मैंने प्रोग्राम को यहाँ पे रन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे .exe फाइल बनी और उसके बाद यहाँ पे file.txt भी क्रिएट हो चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो कंसोल विंडो है इसे क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फाइल के अंदर देखते हैं file.txt के अंदर। तो मैं इसे ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हेलो वर्ल्ड। मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने file.txt क्रिएट की और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड को राइट करवाया। सो अब मैं इसे यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और इस प्रोग्राम को हम ओपन करते हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी कि फ़ाइल हैंडलिंग को हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। अब कल को अगर मैं ये प्रोग्राम ओपन करता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस फाइल का जो डेटा है उसे अपने प्रोग्राम के अंदर वापस ला सकता हूँ। तो हमारा डेटा परमानेंटली इस फाइल के अंदर स्टोर हो चुका है और इस डेटा को जब भी हम चाहें यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर वापस ला सकते हैं और उसे किसी भी हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मतलब डेटा को हम अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन उस पर हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हम फाइल का जो डेटा है उसे अपने प्रोग्राम में कैसे वापस ला सकते हैं और कैसे हम उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं या कंसोल विंडो पे आउटपुट करा सकते हैं। सो फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस आने वाली हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको तमाम टॉपिक सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे और अगर आप जस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। सो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।